बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा बेसिकली जो आज का टॉपिक है प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, तो उसको समझने से पहले हम एग्जांपल पहले कर लेते हैं कि फॉर सपोज हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रही है। कोई भी चीज हम बना रहे हैं, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास आ रही है। फॉर सपोज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास आ रही है 1 लाख, ठीक है। और हमारे पास जो फैक्ट्री प्रॉफिट है वो मार्कअप है। मतलब कंपनी क्या करती है, कोई भी गुड अगर ट्रांसफर करती है, सर कोई भी आपकी गुड स्क्रीन शो नहीं हो रही। अच्छा, मेरी कोई स्क्रीन शो नहीं हो रही, ठीक है। एक मैं अच्छा कि आपने बता दिया, मैंने शेयर ही नहीं की होगी, सॉरी, शेयर ही नहीं की थी मैंने। ओके जी बेटा, अब आपको नजर आ रहा होगा। जी सर। ठीक, अच्छा जी, मैं एक एग्जांपल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं एक एग्जांपल से स्टार्ट कर रहा हूँ कि फॉर सपोज हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 1 लाख, और हमारे पास फैक्ट्री क्या करती है, कंपनी क्या करती है, फैक्ट्री से अगर कोई भी चीज ऑफिस ट्रांसफर होगी तो उस पर क्या करती है, 20% मार्कअप लगाती है। 20% मार्कअप लगाती है। तो 20% हम लगाएंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर, तो वो कितना हो जाएगा, वो 20,000 हो जाएगा। एंड हमारे पास ओवरऑल जो हमारे पास क्या नाम है, ओवरऑल जो मार्केट वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 1,20,000, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगी मार्केट वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन। कि इस साल जो हमने फिनिश गुड बनाए, इस साल जो हमने फिनिश गुड प्रोड्यूस किए हैं, जो बिल्कुल कंप्लीट हैं, जो बिल्कुल तैयार हैं, उसकी मार्केट वैल्यू 1,20,000 है, ठीक है। फैक्ट्री प्रॉफिट हम क्यों ऐड करते हैं ये आपको बता चुका हूँ। इसमें कोई इशू, इसमें कोई प्रॉब्लम कि हम कंपनी फैक्ट्री प्रॉफिट क्यों ऐड करती है और ऑफिस वालों को फैक्ट्री प्रॉफिट लगा के चीज क्यों सेल करती है, क्यों भेजती है, इसमें कोई इशू बेटा? इसमें कोई इशू, फैक्ट्री प्रॉफिट क्यों ऐड करती है? लाइक मैंने बताया था, ताकि हमारे पास एक फैक्ट्री का प्रॉफिट आ जाए, ताकि हम फैक्ट्री को हमारे पास फैक्ट्री समटाइम अलग डिपार्टमेंट होता है, उसकी एफिशिएंसी को मेजर किया जा सके। कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि हमें चीज बाहर से बाय करनी पड़ जाती है, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो हमारे लिए कौन सी प्राइस एक्सेप्टेबल होगी, तो हम कॉस्ट के जरिए भी कंपेयर कर सकते हैं, साथ में जो हम वैल्यू रख रहे हैं, मार्केट प्राइस रख रहे हैं, उसके जरिए भी हम कंपेरिजन कर सकते हैं। कभी कभार ये होता है कि बाहर से कोई आ जाए हमारे पास चीज लेने के लिए, कोई बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर आ जाए और उसको अच्छी खासी तादाद में चीज चाहिए हो, तो जाहिर सी बात है हम फैक्ट्री से ही डायरेक्ट उसको चीज भेजेंगे। हमें अलग से ऑफिस ये वगैरह ये कोई खर्चा नहीं करना, हम डायरेक्ट फैक्ट्री से उसको भेजेंगे। तो उसको जाहिर प्राइस हमें कम बता रहे, तो उसको क्या प्राइस बताएं। तो फैक्ट्री प्रॉफिट आने से ये हो जाए कि हमें हमारे पास सारे फायदे आ जाते हैं, कि फैक्ट्री का अलग से प्रॉफिट आ जाता है। हम जब कंपैरिजन करते हैं तो वो कंपैरिजन भी हमारे लिए आसान हो जाता है। हम कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हमारा फैक्ट्री प्रॉफिट हर साल कम हो रहा है, यानी कॉस्ट में इजाफा आ रहा है, तो इट मींस इट्स अ प्रॉब्लम, उसको ओवरकम कर सकते हैं। यहाँ तक मेरे साथ हैं? जी सर। ठीक है, इसको हम ट्रांसफर प्राइस भी कहते हैं, इसको हम ट्रांसफर प्राइस भी कहते हैं। इन शॉर्ट इसको आप सेलिंग प्राइस भी कह सकते हैं, कि ऑफिस वालों के लिए ये सेलिंग प्राइस है। अगर ऑफिस वाले बाहर से कोई चीज लेते तो उनको ये सेलिंग प्राइस पड़ती। इसके बाद हम बनाते हैं, क्या बनाते हैं, इसके बाद हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। इनकम स्टेटमेंट में हम जाके लिखेंगे रेवेन्यू। रेवेन्यू हमारे पास है फॉर सपोज 3 लाख, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में सबसे पहले क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स में हमारे पास सबसे पहले आएगा ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड। ये मैंने आपको बताया था, हम किस पे लिखते हैं, ट्रांसफर प्राइस पे लिखते हैं। फॉर सपोज कंपनी की कोई ओपनिंग इन्वेंट्री है ही नहीं, फॉर सपोज है ही नहीं, पहला साल है हमारा, पहला साल है, तो मींस देयर इज नो ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड। फिर उसके बाद हम क्या लिखते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं जो आपने ट्रांसफर किया है, जो मार्केट वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन है वो लिखते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे मार्केट वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन, मार्केट वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन, या ट्रांसफर फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, वो भी सही है। तो वो हमारे पास कितनी है, हम ये वाली वैल्यू जाके लिखते हैं, ये वाली, ठीक है, क्योंकि ट्रांसफर प्राइस पे आता है। तो ये कितनी है, 1,20,000,
इसमें से हमारे पास क्या हुआ, कुछ बच गया माल। ऐसा भी तो हो सकता है ना, कोई माल हमारे पास बच जाए। सो क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड, वो भी ट्रांसफर प्राइस पे आएगा, मतलब प्रॉफिट ऐड करके आएगा। तो हमारे पास साल के आखिर में 20,000 की इन्वेंट्री बच गई थी, हमने वो यहाँ लिख दी। ठीक है, 20,000 की इन्वेंट्री बच गई थी, बल्कि मैं इसको चेंज कर देता हूँ ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो। मैं लिख देता हूँ 24,000 की इन्वेंट्री हमारे पास साल के आखिर में बच गई थी। तो मुझे बता सकते हैं कि हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आई टोटल? शिराज बेटा, 1,20,000 प्लस 24,000 माइनस 24,000, ये आपके पास हो जाएगा 96,000। ऐसा है कि नहीं है हसीब बेटा? आप जी लोगों के सर। पास क्या ऐसा ही है ना? ठीक है। जी सर। सो हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। इसको ग्रॉस प्रॉफिट भी कहते हैं और कुछ लोग उसको ग्रॉस ट्रेडिंग प्रॉफिट भी कहते हैं। ग्रॉस ट्रेडिंग प्रॉफिट भी कहते हैं, मतलब जो हमने ट्रेड किया ना, हमने फैक्ट्री से चीज ली और ऑफिस वालों ने उसको आगे बेचा, तो ऑफिस वालों ने कितना प्रॉफिट कमाया, कुछ लोग ये भी कहते हैं। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा बताएं? 96,000 माइनस कर देंगे 3 लाख में से, तो इट विल बी 2,04,000। ये हमारे पास आ जाएगा 2,04,000। यहाँ तक मेरे साथ है? जी सर। अच्छा बेटा, ये जो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है ना, ये ऑफिस से रिलेटेड है, ये ऑफिस से रिलेटेड है। मतलब जो आपने एक वैल्यू ऐड की थी 20,000 की, ये जो वैल्यू ऐड की है ये इसमें नहीं आ रहा। अच्छा सर, इस वैल्यू की वजह से ये तो हमारे पास बढ़ गया, यानी ये इस वैल्यू को जब हमने ऐड किया हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, तो हमारे पास मार्केट वैल्यू में इजाफा हो गया। ठीक है, लेकिन हम यहाँ मार्केट वैल्यू को कहाँ लिख रहे हैं? प्रॉफिट में थोड़ी लिख रहे हैं। हम यहाँ पर जो मार्केट वैल्यू हमारे पास आ रही है वो हम कॉस्ट के अंदर लिख रहे हैं। हम कहाँ लिख रहे हैं? कॉस्ट के अंदर लिख रहे हैं। और जब आप कॉस्ट बढ़ाते हैं किसी चीज की, तो आपका प्रॉफिट क्या होता है? अल्टीमेटली कम हो जाता है। तो वो इस 96,000 के अंदर आपकी ये मार्केट वैल्यू आ रही है। अगर मैं यहाँ कॉस्ट लिखता ना, सर कॉस्ट का मतलब क्या है? अगर मैं इसकी जगह पे 1,20,000 की जगह पे अगर मैं यहाँ 1 लाख लिखता, सिर्फ 1 लाख लिखता, ठीक है, जो उसकी कॉस्ट है, जो असल में कॉस्ट आ रही है वो लिखता, जो मैं पढ़ रही है, और 24,000 की जगह मैं 20,000 लिखता, सिर्फ 20,000 लिखता, जो कॉस्ट है, ट्रांसफर प्राइस नहीं लिखता, तो आपको पता है फिर यहाँ 96,000 नहीं आता, फिर यहाँ क्या आता? यहाँ आता आपका 80,000 आता। और 3 लाख में से जब आप 80,000 माइनस करते, 3 लाख में से जब आप 80,000 माइनस करते, जो आपकी असल कॉस्ट है, यानी फैक्ट्री प्रॉफिट भी हटा दिया आपने, जो असल कॉस्ट है आप वो माइनस करते, तो आपके पास जो ओवरऑल प्रॉफिट बनता वो 2,20,000 बनता, 2,20,000 बनता। तो ये जो आपके पास फैक्ट्री प्रॉफिट है, मैं दोबारा बता दूं, ये इस कॉस्ट में ऐड हो रहा है। ऐड क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारे पास क्या हो जाए, कॉस्ट ऑफ सेल्स में इजाफा हो जाए। तो वो कॉस्ट ऑफ सेल्स में इजाफा हो रहा है आपके, ठीक है। 96,000 इसलिए आ रही है कि वो क्लोजिंग इन्वेंट्री इसलिए आ रही है। अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री होती ही नहीं तो ये फिर 1,20,000 आता है। यहाँ पर पूरी कॉस्ट ऑफ सेल्स 1,20,000 आती है। तो वो आपका प्रॉफिट क्या हो रहा है, जो आप यहाँ ऐड कर रहे हैं, वो आपके आगे जाके कॉस्ट का पार्ट बन रहा है, जिससे आपकी कॉस्ट में इजाफा हो रहा है, तो आपको प्रॉफिट कम हो रहा है। तो ये जो प्रॉफिट हमारे पास आ रहा है 2,04,000, ये सिर्फ और सिर्फ किसका है? ऑफिस वालों का। यहाँ तक मेरे साथ है? जी सर। यहाँ तक मेरे साथ है? तो सर हम जब इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, तो इनकम स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? ओवरऑल ओवरऑल प्रॉफिट। एक मिनट वेट कीजिएगा, मेरे ख्याल से कुछ लोग आए हैं, वेट कर दो यार। शीला अजीज के नाम दो आ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। चले, बीच में हो जाता है। एक मिनट में ये जरा सेटिंग हो जा रही है, खत्म हो जाती है, ऐड कर दो इसको यार। ये क्यों बच्चे टाइम पर ऊपर नीचे होते रहते हैं? ठीक है। सो वो जो फैक्ट्री प्रॉफिट है वो आपकी कॉस्ट का पार्ट बन रहा है। ओके, चले हम देख लेते हैं, हम पढ़। वो जो फैक्ट्री प्रॉफिट है आपकी कॉस्ट का पार्ट बना है, उससे कॉस्ट में इजाफा हो जाता है। तो आपके पास जो ग्रॉस प्रॉफिट आता है वो बेसिकली ग्रॉस ट्रेडिंग प्रॉफिट होता है, यानी ऑफिस से प्रॉफिट रिलेटेड होता है। अच्छा जी, तो अभी हमने बात की कि सर हम जब प्रॉफिट शो करते हैं तो हम ओवरऑल शो करते हैं, तो इसके बाद हमें एडजस्टमेंट करनी चाहिए, जो हमारा फैक्ट्री प्रॉफिट है वो भी ऐड करना चाहिए, वो भी लिखना चाहिए। तो आगे हम क्या करते हैं, ग्रॉस ट्रेडिंग प्रॉफिट के बाद हम ऐड करते हैं सर ये उस दिन का कंटिन्यू है ना? हाँ ये भी कंटिन्यू है। ओके। वो थोड़ा जल्दी में था मैं, तो मैंने आप लोगों को सही नहीं समझाया, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, थोड़ा खूबसूरत राइटिंग में अच्छा अच्छा लिख के। मजा आ रहा होगा ना आपको, मैं राइटिंग लिख रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा जी, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट कितना है हमारे पास, जो हमारे पास बनता है इधर ऊपर? 20,000। हम 20,000 लिखेंगे जो आपका हकीकत में बनता है।
अच्छा जी, उसके बाद हम क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट हम वो लिखेंगे जो आपने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में लिखा। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में कितना था, 20,000, हमने नीचे कितना लिखा, 20,000। अब हमें क्या करना है, हमें मेक श्योर करना है कि ये जो 20,000 का प्रॉफिट था, जो जिन चीजों में हमने लगाया था, क्या हमने सब बेच दी, क्या हमने सारी की सारी सेल आउट कर दी। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपने जो 1,20,000 का माल बनाया था, इसमें से कुछ बच भी गया हो। अगर आप कॉस्ट ऑफ सेल्स देखें तो वो कितनी आ रही है, वो 96,000 आ रही है, मतलब आपने सारा माल नहीं बेचा। हालांकि आपके नजदीक ट्रांसफर प्राइस कितनी थी, आपके नजदीक ट्रांसफर प्राइस 1,20,000 थी, और नीचे जो ट्रांसफर प्राइस आ रही है वो कितनी आ रही है, 96,000 आ रही है। इसका मतलब आपने सारा का सारा माल नहीं बेचा, कुछ बच भी गया है। तो इसका मतलब प्रॉफिट भी आपने सारा नहीं कमाया होगा माहम, फिर प्रॉफिट भी आपने 20,000 नहीं कमाया होगा, कम कमाया होगा। क्या ख्याल है, ऐसा है या नहीं है? जी सर जी। ठीक है, तो हमारे पास बहुत सारे कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट है रियलाइजेशन, एक कॉन्सेप्ट है रियलाइजेशन। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप प्रॉफिट वो रिकॉर्ड करो जो आपने अर्न किया है, जो आपने अर्न किया है। तो 20,000 अगर आपने प्रॉफिट अर्न नहीं किया और आप दुनिया को शो कर रहे हैं 20,000, तो ये रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट के खिलाफ है, तो हमें प्रॉफिट को ठीक करना होगा। दूसरा हमारे पास प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है खामखा प्रॉफिट को मत बढ़ाओ, खामखा प्रॉफिट को मत बढ़ाओ। प्रॉफिट कम होता है तो कम करो, और एसेट को भी मत बढ़ाओ। ये जो क्लोजिंग इन्वेंट्री आपने लिखी है ना यहाँ पे, ये ट्रांसफर प्राइस पे लिखी है। ट्रांसफर प्राइस एक किस्म की सेलिंग प्राइस होती है ऑफिस वालों के लिए, मैन्युफैक्चरिंग जो फैक्ट्री है उनके लिए नहीं, उनके लिए तो क्या नाम है, सॉरी, उनके लिए क्या नाम है, सेलिंग प्राइस होती है। ऑफिस वालों के लिए कॉस्ट प्राइस होती है। तो ये आपने किस पे लिखा है, ट्रांसफर प्राइस पे लिखा है। तो फैक्ट्री वालों के लिए एक किस्म की सेलिंग प्राइस है। असल जो आपकी कॉस्ट है ना वो 24,000 नहीं है, अगर आप इसमें से प्रॉफिट हटाएंगे तो वो 20,000 आ जाएगा। सो आगे जाके ये क्लोजिंग इन्वेंट्री हमें लिखनी होती है उसमें एसएफपी में, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। तो वहां भी हमें क्या नाम है, उसको कॉस्ट पे लिखना होगा, इसमें से प्रॉफिट को हटाना होगा। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है खामखा एसेट को बढ़ाओ मत, खामखा मत बढ़ाओ। तो अगर आपने कोई प्रॉफिट इसके अंदर लगाया हुआ है तो उसको हटाना होगा। तो एसएफपी में से हमें जाके ये 24,000 में से जो प्रॉफिट इसके अंदर शामिल है, क्योंकि ये ट्रांसफर प्राइस है, ट्रांसफर प्राइस फैक्ट्री वालों के लिए क्या है, आपके पास सेलिंग प्राइस है एक किस्म की, तो आपने इसमें से प्रॉफिट हटाना होगा। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की वजह से एंड रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट की वजह से हम ये कोशिश करते हैं कि जो हमारा असल में प्रॉफिट बनता है हम वो रिकॉर्ड करें। तो सर उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम क्या करते हैं, अब बेटा गौर से सुनिएगा, यहां तक मेरी बात क्लियर है कि हमें प्रॉफिट को क्यों एडजस्ट कर रहे हैं, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की वजह से, रियलाइजेशन की वजह से, जो हमारा असल में प्रॉफिट बनता है वो आना चाहिए। यहां तक बात क्लियर है मेरी? जी सर। नहीं सर, समझ नहीं आया। समझ में नहीं आया? तो मैं ये सारे, ये जो है अबू बकर, तुम्हें शुरू से समझ में आया सारा, फैक्ट्री प्रॉफिट क्या होता है, ट्रांसफर प्राइस क्या होती है, ये सारी बात क्लियर है तुम्हें? पहले तुम मुझे ये बताओ, जी फिर लेट सर। आओ तुम। जी सर। ये क्लियर है? नहीं ठीक है। सर, अभी अगर आपने पहले समझाया है तो मैं 10 मिनट लेट था, नमाज से आया था तो मुझे पता अच्छा नहीं ठीक है, चला अभी ऐसा है, समझाया। तुम ऐसा कर लो, और मैं इन शॉर्ट सॉरी ये करूंगा कि मैं रिकॉर्ड वीडियो कर रहा देख हूँ लूंगा। मैं वीडियो देखे ना, मैं ठीक है। रिकॉर्डिंग पे लगाया हुआ है मैंने ये, हाँ, ठीक है ना, ये मैंने सही है। रिकॉर्डिंग पे लगाया हुआ, अगर फिर भी नहीं समझ में आता मैं और क्लियर कर दूंगा, ठीक है, कोई इशू नहीं, मैं और अच्छे तरीके से समझा दूंगा, ठीक है। अच्छा जी, सो मैं ये कह रहा था कि हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, और एक कॉन्सेप्ट है रियलाइजेशन। ये दोनों कॉन्सेप्ट ये कहते हैं कि आप जो है प्रॉफिट बढ़ाए नहीं, प्रॉफिट जो आपका हकीकत में बनता हो वो आप रिकॉर्ड करें, जो हकीकत में बनता हो। सो मसला क्या है, आप यहाँ लिख रहे हैं 20,000 प्रॉफिट, ये कहां से आया सर, ये हमने उठाया यहाँ से। हमें इसको एडजस्ट करना होगा, अगर हमने ये प्रॉफिट नहीं कमाया, अगर हमारे फैक्ट्री वाले ने ये प्रॉफिट नहीं कमाया, तो जो प्रॉफिट बनता है वो हमें लिखना होगा। तो हम कैसे पता चलेगा कि प्रॉफिट में कोई गड़बड़ है या नहीं है, तो वो क्लोजिंग इन्वेंट्री से पता लगेगा। अगर आप ऊपर जाके देखें, आपके पास यहाँ क्लोजिंग इन्वेंट्री आ रही है, इसका मतलब आपने जो 1,20,000 का माल बनाया था उसमें से कुछ बेचा नहीं है आपने, कुछ बच गया है। तो जब वो माल बच गया तो उस पर प्रॉफिट भी नहीं कमाया होगा। हसीब बेटा, ऐसा है या नहीं है? जी सर। तो वो प्रॉफिट हमें हटाना होगा, तो उसको कैसे हटाएं? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक अकाउंट बना लेते हैं। हम डायरेक्ट भी हटा सकते हैं, डायरेक्ट भी हटा सकते हैं कि क्लोजिंग इन्वेंट्री में जो प्रॉफिट हम माइनस कर रहे हैं, लेकिन बेहतर होता है हम एक अकाउंट बना लें ताकि हमारे पास रिकॉर्ड में भी एक चीज हो। तो हम एक कॉन्ट्रा अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। उस कॉन्ट्रा अकाउंट के बहुत सारे मकसद होते हैं, वो इंशाल्लाह मैं कल की क्लास में बताऊंगा, वो क्यों बनाते हैं, क्या थ्योरी है, वो कल की क्लास में बताऊंगा। अभी सिर्फ उस कॉन्ट्रा अकाउंट को बनाने का तरीका सीख लेते हैं। वो कॉन्ट्रा अकाउंट हमारे पास कहलाता है प्रोविजन फॉर
प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। सर अनरियलाइज प्रॉफिट किसे कहते हैं? अनरियलाइज प्रॉफिट वो उसे कहते हैं जो आपने अभी तक रियलाइज नहीं किया, जो आपने अभी तक कमाया नहीं। तो ये अकाउंट हम क्यों बना रहे हैं कि हमारे पास जो ओपनिंग इन्वेंट्री है फिनिश गुड की, उसमें भी तो प्रॉफिट शामिल होगा ना, उसमें भी तो प्रॉफिट शामिल होगा। वो आपका इसका पार्ट नहीं होता, इसका पार्ट नहीं होता। तो वो हो सकता है आपने कमा लिया होगा, क्योंकि हम ज्यादातर वो वाला माल पहले बेचते हैं जो पुराना, ठीक है, तो वो वाला प्रॉफिट भी आ जाए। और ये जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है, ये वाला प्रॉफिट आपने नहीं कमाया होगा तो वो भी आ जाए। इन दोनों प्रॉफिट की एडजस्टमेंट के नाम क्या नाम है? प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट बनाते हैं। ये जो 20,000 आ रहा है, इसमें ओपनिंग इन्वेंट्री का प्रॉफिट शामिल नहीं है, वो हमें शामिल करना है। और दूसरा, ये जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है, ये प्रॉफिट इसके अंदर से हटाना है, उसको माइनस करना है। तो इसकी एडजस्टमेंट के लिए हम क्या करते हैं? प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट बनाते हैं। तो सब ये और दूसरा ये क्यों बनता है प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट? दूसरा ये इसलिए बनता है कि अभी मैंने बताया, जब एसएफपी हम बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हम बनाएंगे, तो वहां एसेट को कॉस्ट पे दिखाना चाहिए या सेलिंग प्राइस पे दिखाना चाहिए? हसीब बेटा क्या कहते हो? इन्वेंट्री को सेलिंग प्राइस पे दिखाएं या कॉस्ट पे दिखाएं? ट्रांसफर प्राइस पे दिखाएं या कॉस्ट पे दिखाएं? IS2 क्या कहता है? IS2 कहता है इन्वेंट्री शुड बी एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। या तो कॉस्ट पे, जिसपे जितने की बिक सकती है और जो उसकी कॉस्ट है, दोनों में से जो कम है उस पे दिखाओ, दोनों में से जो कम है उस पे दिखाओ। तो मतलब सेलिंग प्राइस तो ज्यादा ही होती है। हाँ सर ट्रांसफर जी, प्राइस पे रखेंगे, जी हसीब बेटा क्या कह रहे दिखाएंगे हो? ना। जी नहीं बेटा, हसीब बेटा हम हमेशा जब एसएफपी बनाएंगे, इन्वेंट्री सर को हसीब कॉस्ट पे, नहीं, मैं अबू बकर। अबू बकर, अबू बकर बेटा, हम तुमने कुछ चीजें नहीं पढ़ी होंगी, और वो मैंने तुम्हें नहीं पढ़ाई थी वहां पर एज लेवल में, वो मैं तुम्हें करा दूंगा अलग से। हमारे पास एक रूल है, वो ये रूल है, जब इन्वेंट्री वैल्यूएशन करते हैं, हम हमेशा इन्वेंट्री को, जो माल हमारे पास बच जाता है, जो माल हमारे पास बच जाता है, उसको लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पे दिखाते हैं। किसको? लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। ये चीज तुम्हें नहीं पड़ी। एनआरवी ये होता है कि अगर मैं उसको बेचता हूं तो कितने मिलेंगे, मैं उसको बेचता हूं तो कितने मिलेंगे, इन शॉर्ट बता रहा हूं तुम्हें। तो अगर एक चीज है उसकी कॉस्ट 20,000 है, और उसको अगर आप बेचते हैं तो आपको मिलते हैं कितने? 24,000। तो ये IS2 क्या कहता है? ये एक रूल है। वो रूल ये कहता है कि आपको इन्वेंट्री को लोअर पे दिखाना चाहिए, हमेशा कम पे दिखाना चाहिए, ज्यादा पे नहीं दिखाना चाहिए। तो हमारे पास कम वैल्यू कौन सी है? 20,000। सो IS2 ये कहता है कि इन्वेंट्री को कॉस्ट पे दिखाओ। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट भी कहता है कि इन्वेंट्री को बढ़ाओ नहीं, यानी इन्वेंट्री को कम पे दिखाना है। तो अगर आपके पास इन्वेंट्री 24,000 रुपए की आ रही है, तो आप एसओएफपी में 24,000 की नहीं दिखाएंगे, जो इसकी असल कॉस्ट बनती है उस पर दिखाएंगे। तो जाहिर सी बात है, हम कैसे कम करें इसको? तो इसके लिए एक अकाउंट बनता है, उसको हम कहते हैं प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। ये कॉन्ट्रा अकाउंट होता है। जैसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होता है ना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट होता है, ऐसे ये कॉन्ट्रा अकाउंट होता है। अबू बकर बेटा मेरे साथ हैं? जी सर। अबू बकर, तो ये कॉन्ट्रा अकाउंट होता है। सर जैसे हमारे पास प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होता है, जैसे हमारे पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट होता है। ये क्यों बनते हैं? ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की वजह से बनते हैं, ताकि हमारे पास एसेट की वैल्यू कम हो। ठीक है, तो एसेट की वैल्यू जब हमारे पास, मैं अगेन बता दूं, हमारे पास कोई डेटर है, अगर कोई हमें लगता है कि बैड डेट होना है, तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये कहता है, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप डेटर्स की असल वैल्यू शो करो, जो आपकी बनती है। तो अगर आपको शक है कुछ पैसे नहीं मिलने तो आपको माइनस करने हैं, तो हम उसके लिए क्या करते हैं? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाते हैं, ताकि हमारा डेटर असल वाला शो जो बनता है। अगर आपके पास कोई नॉन करंट एसेट है और आपने यूज कर लिया है उसको, कुछ फायदा उठा लिया आपने, तो उसकी वैल्यू कम हो गई होगी, उसके कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट आपने हासिल कर लिए हैं, तो उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं? क्योंकि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है एसेट को बढ़ाओ मत, कम होते कम करो, हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो सेम एज ये क्लोजिंग इन्वेंट्री हम एसओएफपी में लिखेंगे इंशाल्लाह। वहां पर हम 24,000 नहीं लिखेंगे, जो इसकी कॉस्ट बनती है उस पर लिखेंगे। तो हम डायरेक्ट नहीं कम कर सकते, एक अकाउंट बनाते हैं, उसको हम कहते हैं प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। ये कॉन्ट्रा अकाउंट होता है बेटा। ये कौन सा अकाउंट होता है? कॉन्ट्रा अकाउंट होता है। ये एसेट की वैल्यू कम करने के लिए बनता है। सो इसमें बैलेंस बीटी हमेशा क्रेडिट साइड पे आएगा, इसका ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड पे आएगा। महाम बेटा मेरे साथ है? जी सर। इसमें बैलेंस बीटी हमारे पास कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड पे आएगा। सर अनरियलाइज प्रॉफिट क्या होता है? वो प्रॉफिट जो आपने कमाया नहीं, अनरियलाइज प्रॉफिट। ठीक है, तो बैलेंस बीटी से मुराद है ओपनिंग वैल्यू। ओपनिंग वैल्यू किसकी? फिनिश गुड की।
तो हम यहाँ ओपनिंग फिनिश गुड लिखते हैं और उसको मल्टीप्लाई करते हैं जो उसकी प्रॉफिट की परसेंटेज है उसके साथ, ताकि हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड का प्रॉफिट आ जाए, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड का प्रॉफिट आ जाए। ये पिछले साल का अनरियलाइज प्रॉफिट था, पिछले साल का अनरियलाइज प्रॉफिट था, इस साल ये आपने रियलाइज कर लिया होगा, पर वो इसके अंदर शामिल नहीं है, इसीलिए हम इस अकाउंट में डाल रहे हैं। उसके बाद सर हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट लिखते हैं। सर बैलेंस शीट का मतलब क्या है, जो आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री है फिनिश गुड की, उसके अंदर जो प्रॉफिट शामिल है वो, उसके अंदर जो प्रॉफिट शामिल है वो। सर ये क्यों लिख रहे हैं, ये जो हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री है इस वो उसका प्रॉफिट इसमें शामिल है, उसका प्रॉफिट इसमें शामिल है, लेकिन आपने अभी तक कमाया नहीं, आपने अभी तक कमाया नहीं, तो उसको हटाना है, उसको खत्म करना है, इसीलिए उसको बैलेंस शीट में लिख रहे हैं। और एट द एंड हम टोटल करते हैं, एट द एंड हम टोटल करते हैं। अगर आपके पास बैलेंसिंग फिगर इस तरफ आती है, बैलेंसिंग फिगर इस तरफ आती है, तो ये आपके पास कहाँ जाएगा, ये इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। और इसका मतलब होता है इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। इसका मतलब क्या होता है, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। क्या मतलब है कि इस साल आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री कुछ ज्यादा थी, ओपनिंग इन्वेंट्री के मुकाबले में क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी ज्यादा थी, और कुछ प्रॉफिट ऐसा है जो आपने अभी तक नहीं कमाया, वो आपने इसमें से एडजस्ट करना होगा। ठीक है, तो उसको माइनस करते हैं। अगर इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट आ रहा है, ये थोड़ी सी परेशानी वाली बात है, या आपने कुछ प्रॉफिट नहीं कमाया, आपके वो प्रोविजन इंक्रीज हो गया, वो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का जो शक है वो इंक्रीज हो गया, तो कुछ प्रॉफिट ऐसा है जो अनरियलाइज है, वो आपने इसमें से माइनस करना होगा। ठीक है, इसी तरीके से कभी कभार ऐसा हो सकता है कि बैलेंस इस साइड आ जाए। अगर आपके पास बैलेंस इस साइड आ रहा है, तो इसके आगे हम रेफरेंस में लिखते हैं इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, और इसका मतलब होता है डिक्रीज इन, क्योंकि ये तभी आएगा जब बैलेंस शीट कम हो आपके पास, प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। सर इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि हो सकता है आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री का जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट था, जो पिछले साल अनरियलाइज था, वो इस साल रियलाइज हो गया, वो इस साल रियलाइज हो गया। तो ये एक पॉजिटिव बात है, ये एक अच्छी बात है। तो ये हम क्या करते हैं, जाके हम प्लस करते हैं, ये प्लस करते हैं, और ये वाला क्या करते हैं, माइनस करते हैं, जो भी डिफरेंस हो। तो इसको जरा मैं समझाता हूँ साइड पे अकाउंट बना के। यहां तक मेरे साथ है बेटा? जी सर। जी सर। जी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, साइड पे इधर अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। सबसे पहले लिखेंगे बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी क्या होता है, जो ओपनिंग इन्वेंट्री है फिनिश गुड की, उसमें जो प्रॉफिट है आपका वो। सो यहाँ पे एससीपी मेथड आपको आना चाहिए, मार्कअप टू मार्जिन, ये चीजें आपको आनी चाहिए, ये नहीं आती तो मसले हो जाएंगे। सो यहाँ पर क्या ओपनिंग इन्वेंट्री थी, तो हम क्या करेंगे सर, ब्लैंक छोड़ेंगे, फिर लिखेंगे बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी का मतलब क्या है, जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है उसके अंदर जो प्रॉफिट है वो। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री की क्या वैल्यू दी हुई है, 24,000, तो हम लिख लेते हैं 24,000। अब सर ये मार्कअप है, अच्छा ये ट्रांसफर प्राइस जो है ना, उसको सेलिंग प्राइस कंसीडर किया करें। जब ये मार्कअप मार्जिन की आप कैलकुलेशन करेंगे ना, तो ये जो ट्रांसफर प्राइस है ना, ये फैक्ट्री के हिसाब से, फैक्ट्री के हिसाब से कॉस्ट ये होती है, फैक्ट्री के हिसाब से। और फैक्ट्री के हिसाब से जो ट्रांसफर प्राइस है, ये किस्म की सेलिंग प्राइस होती है, क्योंकि आप प्रॉफिट लगा के निकाल रहे हैं। तो आपका जो मार्कअप है ना, वो इसके ऊपर लगा था, इसके ऊपर नहीं लगा। ठीक है, तो जब ट्रांसफर प्राइस आपको उस पेपर में दी हुई है, उसको सेलिंग प्राइस समझा करें, जब भी आप मार्कअप मार्जिन की कैलकुलेशन किया करें। तो सर इसमें प्रॉफिट हमें निकालना है इस 24,000 में से, और ये ट्रांसफर प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। तो मुझे बता सकते हैं, अगर मार्कअप 20% हो तो हमारे पास प्रॉफिट कितना आ रहा होगा? सो एससीपी मेथड भी यूज कर लेता हूं। एससीपी मेथड में हम लिखेंगे परसेंटेज, ये 20 है, और मार्कअप दिया हुआ तो कॉस्ट 100 हो जाएगा, और ये 120 हो जाएगा। यहां तक मेरे साथ है। और 24,000 क्या है, ट्रांसफर प्राइस है, मतलब सेलिंग प्राइस है, ये 24,000 हो जाएगा। फाइंड क्या करना है सर हमें, फाइंड हमें प्रॉफिट करना है। तो सर ये क्या हो जाएगा, 24,000 मल्टीप्लाई बाय 20 एंड डिवाइड बाय 120, ये कितना आ जाएगा बेटा? 4,000। 4,000 आ जाएगा। हम यहाँ लिखेंगे 4,000, दोनों साइड का टोटल करेंगे,
दोनों साइड का टोटल करेंगे तो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर यहाँ आ जाएगी 4000, और ये 4000 कहाँ आ जाएगी, ये आपकी इनकम स्टेटमेंट में जाएगी। ये हमारे पास जो आ रहा है ये क्या शो कर रहा है कि हमारा प्रोविजन इंक्रीज हो गया। अगर आप देखें बैलेंस सीडी ज्यादा है, इंक्रीज तभी आता है जब आपका सीडी ज्यादा होता है बीडी के मुकाबले में। ठीक है, वैसे तो ये पहला साल है तो ये क्रिएशन है किस्म की, लेकिन हम कह सकते हैं कि चलो बीडी नील था और सीडी 4000 था, तो ओवरऑल 4000 से इंक्रीज हो गया, मतलब आपका 4000 का प्रॉफिट ऐसा है जो आपने नहीं कमाया। तो हम क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, लिखेंगे इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, और वो 4000 इसमें से माइनस कर देंगे। तो आपके पास जो हकीकत में जो प्रॉफिट बनता है वो कितना बनता है, वो आपका 16000 का बनता है जो आपकी फैक्ट्री वालों ने कमाया। अगर आप चेक करें ना, आपने हकीकत में कितना माल बेचा था, जो माल बेचा था उसकी ट्रांसफर प्राइस कितनी थी, 96,000 थी। तो ये वाला प्रॉफिट आपने कमाया है जो 96,000 में बनता है। तो आप ये एससीपी लगा के चेक कर लें, ये 16000 ही आ जाएगा आपके पास। जी सर। मार्कअप कितना है, 20। मार्कअप मतलब कॉस्ट 100, ये 120, और ट्रांसफर प्राइस का मतलब होता है, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स है लेकिन फैक्ट्री वालों के लिए ट्रांसफर प्राइस, क्योंकि ये सारी चीजें हम ट्रांसफर प्राइस पे लिखते हैं, ये सारी चीजें हमारे पास ट्रांसफर प्राइस पे आती हैं। ठीक है, तो हमें प्रॉफिट फाइंड करना है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, आपके पास 16000 ही आ जाएगा। चेक करो, 16,000। 9000 इंटू 20 मल्टीप्लाई बाय 120, सर 16,000 16,000। बता रहा है ना। तो इसकी फोटो निकाले जो मैंने काम करवाया, ताकि फिर मैं आगे जाऊं। मैं चाय का एक सिप लूं, चाय आप लोग तो नहीं पियेंगे वैसे? पता नहीं इसको नहीं हो रही क्या है वो, जी, पता नहीं स्क्रीन गायब हो गई मेरे पास। स्क्रीन गायब हो गई है। हाँ आप जो है पता टेंशन नहीं। क्या करें, टेंशन कब, मैं स्क्रीन दोबारा शेयर करूँ, एक मिनट। एक एग्जांपल कराऊंगा ताकि आपको और क्लियर हो जाए, आपको चीज और क्लियर हो जाए। सर एक सवाल है। हाँ हाँ जी बेटा। सर एक सवाल में ट्रायल बैलेंस में दी हुई थी ये प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, तो वो उसका हम मुझे क्या पता है, करेंगे? मुझे सारे इसके केसेस पता है, मैं सारे इसके कराऊंगा, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, वो कल मैं बैठ के सारे केसेस कराऊंगा। अभी जो है अभी वैसे सिंपल। बताएं अगर करेंगे क्या। यार देखो, पेपर में सीन पता है क्या करता है, वो फिनिश गुड की ओपनिंग इन्वेंट्री गायब कर देता है, उसकी जगह प्रॉफिट शो कर देता है, वो तो बहुत जी। सीन करता है पेपर में। इस तरीके से क्लोजिंग इन्वेंट्री और फिनिश गुड नहीं देगा, उसका सिर्फ प्रॉफिट देगा। एक बार तो उसने इंक्रीज दिया था खाली, मतलब ये अच्छा चीज दी थी बस, सिर्फ ये चीज दी थी, बीडी एंड सीडी फाइंड करना था। वो बहुत सारी ठीक, चीजें हैं, तो यही चीज मैं ना समझाइएगा। इसके अंदर, हाँ वो सारा समझाऊंगा इंशाल्लाह, वो सारा समझाऊंगा। तो अभी एक एग्जांपल और करते हैं ताकि और क्लियर हो जाए आपको, और अच्छी तरीके से क्या नाम है आपका जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो एक एग्जांपल मैं करवा रहा हूँ, इस बार करते हैं मार्जिन के साथ। ठीक है, और कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर करते हैं। फॉर सपोज हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रही है, माहम बेटा मेरे साथ है, जी सर। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रही है हमारे पास 1 लाख। ठीक है, बल्कि इसको कर देता हूँ 80,000 ताकि और आसान हो जाए। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रही है 80,000, और हम फैक्ट्री प्रॉफिट ऐड करते हैं मार्जिन के हिसाब से। फैक्ट्री प्रॉफिट जो होता है ना वो हमारे पास होता है 20% ऑफ ट्रांसफर प्राइस। तो अब 20% किसके पर लगाएंगे बेटा, अब 20% हम 80,000 के ऊपर नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो तो मार्कअप होता तो मैं लगाता ना, वैसे मार्कअप ही गिवन होता है ज्यादातर, लेकिन उसने कहा है कि 20% ऑफ ट्रांसफर प्राइस जो हमारा फैक्ट्री प्रॉफिट होता है। तो आप क्या करें, एससीपी मेथड यूज कर लें। ठीक है, अगर आप बोले तो मैं मार्कअप टू मार्जिन चेंज करना भी सिखा दूं, जैसे बोले आप लोग। तो ये हो जाएगा 20, और मार्जिन है बेटा, ट्रांसफर प्राइस एक किस्म की सेलिंग प्राइस होती है फैक्ट्री के लिए, तो ये मार्जिन है, तो इसका मतलब S100 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। एंड आपके पास क्या गिवन है, कॉस्ट गिवन है कितनी है 80,000। फाइंड क्या करना है, फाइंड हमें प्रॉफिट करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 80,000 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 100। अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें ना, सॉरी 100 नहीं आएगा, 80 आएगा। 80,000, 80,000 डिवाइड बाय, और 80,000 मल्टीप्लाई बाय 20, सर एंड 20,000। उसके बाद जी कितना आ जाएगा बेटा,
20,000 आ गया, 20,000। ठीक है, तो इसका मतलब टोटल हमारे पास जो आ गया वो मार्केट वैल्यू कितनी आ गई, 1,00,000 आ गई। ये हमारे पास मार्केट वैल्यू है। ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया, उसने हमें रेवेन्यू दिया हुआ है, उसने हमें दिया नेक्स्ट क्वेश्चन में रेवेन्यू दिया हुआ है। रेवेन्यू हमारे पास आ रहा है फॉर सपोज 2,50,000। ठीक है, लेस हमें दिया है कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स में सबसे पहले आएगा ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड। वो कितनी आ रही है, फॉर सपोज हम कर देते हैं, मैंने मार्जिन सेट किया हुआ है ना, 9,600 कर देते हैं। हाँ सही है, 9,600 कर देते हैं। फिर हम लिखेंगे हमारे पास जो मार्केट वैल्यू है वो कितनी है, वो 1 लाख है। ठीक है, उसके बाद हम लिख देते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री फिनिश गुड की। क्लोजिंग इन्वेंट्री फिनिश गुड की कितनी हो जाएगी, वो हम लिख देते हैं, अगर हमारे पास कॉस्ट आती है, अगर हम लिख देते हैं 25,000 और उसका हम निकालते हैं 20%, हाँ 25,000 कर देते हैं। ठीक है, 25,000 कर देते हैं। मुझे बताएं कितना हो जाएगा, 9600, ओ सॉरी हाँ 9600 प्लस 1 लाख माइनस 25,000 कितना होता है। बल्कि बेटा ये 9600 नहीं रखता, इसकी जगह 10,000 लिख देता हूँ, ज्यादा अच्छा है। ठीक है, अब बताएं। 85,000। 65,000 कंफर्म? 85 1,10,000 नहीं, मेरे ख्याल से ये सही नहीं है यार। 85 सर, 85,000। 85,000 सही बता रहे हो। ठीक है, ये माइनस कर दिया आपने, तो हमारे पास ग्रॉस ट्रेडिंग प्रॉफिट भी इसको कहते हैं और ग्रॉस प्रॉफिट भी लोग कहते हैं, और कुछ लोग इसको ग्रॉस ट्रेडिंग प्रॉफिट भी कहते हैं। बताएं बेटा कितना हो जाएगा, 2,50,000 माइनस 85,000, 165। 165,000। ठीक है ना, ये हमारे पास आ गया ऑफिस से रिलेटेड ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। यानी अगर हमने चीज अगर फैक्ट्री वाले से बाई की और आगे बेचा तो हमने इतना प्रॉफिट कमाया। सर फैक्ट्री प्रॉफिट भी तो ऐड करना चाहिए ना, क्योंकि ये तो ऊपर हमने जो लिखा है ये तो बेसिकली, ये जो हमने 1,00,000 लिखा है हमने, ये तो हमने यहां से उठा के लिखा है, तो इससे कॉस्ट में इजाफा हो गया। ये जो प्रॉफिट हमारे पास आ रहा है ये सिर्फ हमारा ग्रॉस ट्रेडिंग प्रॉफिट है, ट्रेडिंग प्रॉफिट है। चीज सर बाई आपने की, इन्वेंट्री को उस पे ट्रांसफर प्राइस पे नहीं किया? मैंने ट्रांसफर प्राइस पे लिखा है, डायरेक्ट लिखा है। मैंने बताया नहीं अच्छा आपको कि चलो, इन्वेंट्री की कॉस्ट क्या थी, तो ये मैंने कहा है कि सॉरी। जैसे मैंने गिवन है ये ट्रांसफर प्राइस ही है, वो पेपर में जब सवाल देख तीन कर सकता है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब आगे हमें क्या करना है, फैक्ट्री प्रॉफिट इसमें ऐड करना है, तो इसमें ऐड करेंगे हम लोग फैक्ट्री प्रॉफिट। अच्छा, कभी कभार क्या होता है, मार्केट स्कीम है वो आखिर में भी करता है एक्सपेंस माइनस करके, नो इश्यूज। आप बाद में भी कर सकते हैं, पहले भी कर सकते हैं, अदर इनकम पहले भी ले सकते हैं, बाद में भी ले सकते हैं, नो इश्यूज। ठीक है, अच्छा जी, तो हमारे पास फैक्ट्री प्रॉफिट कितना बनता है, जो हमने वहां लिखा था, जो हमने वहां लिखा था आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, वो 20,000 है, तो हम यहाँ 20,000 लिख देंगे। अब सर इसमें एडजस्टमेंट करनी है, तो एडजस्टमेंट के लिए हम क्या करेंगे, हम टी अकाउंट बनाएंगे। अब बेटा ख्याल करना ऊपर मार्जिन है, ये ख्याल करना, क्योंकि हमें प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट की कैलकुलेशन में कुछ चीजें बताओ। तो ये है प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। सबसे पहले मैं लिखूंगा बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी में क्या आएगा, ओपनिंग इन्वेंट्री, वो कितनी है हमारी 10,000, और जब आपको सवाल में दिया ही मार्जिन है और ट्रांसफर प्राइस दोनों दी हुई है, ट्रांसफर प्राइस कहते हैं सेलिंग प्राइस को, तो मार्जिन लगता ही सेलिंग प्राइस के ऊपर है, मार्जिन लगता ही सेलिंग प्राइस के ऊपर है, तो सेलिंग प्राइस ही गिवन है आपको। ये क्या है, ये ट्रांसफर प्राइस, ये सेलिंग प्राइस है, और मार्जिन आपका लगता ही सेलिंग प्राइस के ऊपर। सो 20% लगाएं 10,000 के ऊपर, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2,000। फिर बैलेंस सीडी लिखेंगे। सर बैलेंस सीडी का मतलब क्या है, कि जो आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री है उसमें कितना प्रॉफिट है वो, तो आप क्या करें 25,000, और ये ट्रांसफर प्राइस है, और आपको सवाल में दिया ही मार्जिन है, आप भले एससीपी यूज कर लें, वो भी यूज करके आंसर आ जाएगा, मैं आपको वो भी यूज करके दे देता हूँ। तो 25,000 इंटू 20%, ये कितना हो जाएगा बेटा, ये मेरे ख्याल से 5,000 हो जाएगा, ऐसा है असीफ बेटा? जी सर। ठीक है, ये हो जाएगा 5,000 हमारे पास ज्यादा है, तो हम लिखेंगे 5,000, हम लिखेंगे 5,000 और 2,000 माइनस कर देंगे, तो ये एट दी एंड हमारे पास आ जाएगा 3,000। और अगर आप देखें, आपके पास ओपनिंग था 2,000, क्लोजिंग था 5,000, तो बेसिकली ये इंक्रीज है, हमारे पास अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है।
पिछले साल हमें लगता था कि हमने 2000 प्रॉफिट नहीं कमाया। पिछले साल की जो क्लोजिंग इन्वेंट्री थी, जो इस साल ओपनिंग इन्वेंट्री है, हमें लगता था उसमें हमने 2000 प्रॉफिट नहीं कमाया, लेकिन इस साल जो हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री है उसपे हमें लगता है हमने 5000 नहीं कमाया। तो नेट 3000 प्रॉफिट ऐसा है जो हमने नहीं कमाया, क्योंकि ये 2000 हमें मिल चुका है, ये ओपनिंग इन्वेंट्री का प्रॉफिट है, ये हमें मिल चुका है, और ये 5000 हमें नहीं मिला, हमारी इन्वेंट्री सेल नहीं हुई है। तो नेट जो अमाउंट है जो हमने कमा लिया है हकीकत में, वो हमारे पास जो हमने नहीं कमाया, सॉरी, वो कितना है? 3000 है। ठीक है, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट वो होता है जो आपने नहीं कमाया। सो नेट अमाउंट जो है, जो अमाउंट कमा लिया वो 2000 है, जो अमाउंट नहीं कमाया वो 5000 है। तो असल अमाउंट जो हमने नहीं कमाया वो कितना बनता है? 3000 बनता है। तो हम ये क्या करेंगे, ये इसमें से माइनस करेंगे। सो हम लिखेंगे इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, और यहाँ लिखेंगे 3000, और ये इसमें से माइनस कर देंगे, ये कितना आ जाएगा? 17000 आ जाएगा। आपको चेक करना है तो आप इस 85,000 के ऊपर चेक कर सकते हैं जाके। आप 85,000 पे लगाएं, मार्जिन आपको पता चल जाएगा। 85,000 का आप निकालें 20%, क्योंकि ये ट्रांसफर प्राइस है, ट्रांसफर प्राइस इज इक्विवेलेंट टू सेलिंग प्राइस, उसका 20% निकालें, मार्जिन दिया हुआ है, वो भी 17,000 आएगा आपके पास। ये वाला प्रॉफिट आपको सर, पहुंच जाएगा। 17,000 आ रहा है। ठीक है, सो मैं समझता हूँ आज के लिए इतना सही है। कल हम इसकी और भी एग्जाम्पल करेंगे तो आपको और अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। ठीक है बेटा, सर, इसकी कल क्लास कितने बजे होगी? 8 से 9? हाँ, टाइम वही होगा, क्योंकि हमारे कुछ चाहिए सर हमने बच्चे। 85,000 पे क्यों लगाया है 20%? ये समझाने के लिए मैंने लगाया कि बेसिकली हमने जो माल बेचा, सुनो बेटा, जो हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स है ना, जो माल हमने बेचा है, जो उसकी कॉस्ट बनती है ऑफिस वालों के नजदीक, वो 85,000 है। यानी हमने जो माल बेचा था अकॉर्डिंग टू फैक्ट्री, उसकी क्या नाम है, जो सेलिंग प्राइस होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 85,000 होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू फैक्ट्री, यानी उसकी ट्रांसफर प्राइस 85,000 थी। हमने हकीकत में ये माल बेचा, ये 85,000 वाला, जिस माल की ट्रांसफर प्राइस 85,000 थी वो हमने बेचा है। तो हमारे पास प्रॉफिट भी किसका आना चाहिए? इसी का आना चाहिए जो हमने बेचा है। जी जी, तो हम आ गया। हाँ, मैं दोबारा रिपीट कर दूं, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स है, मतलब जो हमने सामान सेल किया उसकी कॉस्ट। तो इनकम स्टेटमेंट के हिसाब से तो ये कॉस्ट हो गई, लेकिन फैक्ट्री के हिसाब से ये क्या है? ट्रांसफर प्राइस है। तो जो माल हमने बेचा है उसकी ट्रांसफर प्राइस कितनी है? 85,000। तो जाहिर बात है हमने ये प्रॉफिट कमा लिया है, क्योंकि ये माल हमने बेच दिया है, सेल आउट कर दिया है, तो ये प्रॉफिट हमने कमा लिया है। तो इसका मैंने 20% निकाला तो हमारे पास 17,000 ही आया, सेम 17,000 आया। तो ये चेक कराने के लिए मैंने दिखाया था कि हमने माल जो बेचा था उसकी ट्रांसफर प्राइस 85,000 है, और 85,000 इज द सेलिंग प्राइस, और मार्जिन लगता ही सेलिंग प्राइस के ऊपर है। तो मैंने चेक कराने के लिए दिखाया कि ये वाला प्रॉफिट हमने अर्न किया है। तो 20% इंटू 85,000 वो आ गया 17,000। ये डायरेक्ट तरीका है, पर आप डायरेक्ट वाला काम नहीं कीजिएगा, आप बकायदा जैसे हम बनाते हैं ऐसे कीजिएगा। ठीक है बेटा, यहां तक बात क्लियर?